दोस्तों, आज मैं आपको बारी बारी कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 50 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बाबुल का आंगन। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संजीव के ऑफिस जाने के बाद संगीता बाकी बचे कामों को पूरा करने में ही लगी थी कि अचानक फोन की घंटी बज उठी। फोन उठाते ही उधर से संजीव की चहकती हुई आवाज सुनाई दी। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज से बाबुल मोरा नहर छूटो जाए। सुनने के तुम्हारे दिन लद गए। तुम्हारा बरसों का वनवास खत्म हो गया और वह चिर प्रतीक्षित न्योता आ गया, जिसका तुम्हें पूरे 12 वर्षों से इंतजार था। यूं पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए कि बात क्या है। संगीता ने पूछा। तुम्हारे हिटलर दिनेश भाई, जिन्होंने कसम खाई थी कि ना कभी तुम्हारी शक्ल देखेंगे और ना अपने घर की दहरी लांघने देंगे, आज उन्होंने अपनी बेटी श्वेता की शादी में आने के लिए कार्ड और उसके साथ तुम्हें मनाने के लिए एक पत्र भी भेजा है। शायद उन्हें फ्लैट का पता मालूम नहीं था, इसलिए मेरे ऑफिस के पते पर यह पत्र आया है। संजीव की बातें सुन हतप्रभ संगीता के आश्चर्य की सीमा न रही। स्त्री के लिए उसका मायका उसके जीवन का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे वह कभी भुला नहीं पाती। आज मायके से संदेशा पा उसका मन चंचल पक्षी बन अतीत की गलियों में विचरने लगा। उसके पापा मेघराज शर्मा की गिनती शहर के जानी मानी वकीलों में होती थी। माँ एक सीधी सादी घरेलू महिला थी। भाई बहनों में सबसे बड़े थे दिनेश भैया, उसके बाद पिंकी दीदी, फिर मीनाक्षी दीदी और सबसे छोटी वह खुद थी। चारों भाई बहनों के बीच अटूट प्यार था, लेकिन अनुशासन प्रिय दिनेश भैया से तीनों बहनें जितना प्यार करती थीं, उतना ही डरती भी थीं। फिर भी आड़े वक्त पर हमेशा दिनेश भैया ही काम आते थे, चाहे पापा के कोप से बचना हो या फिर अपनी पसंद की कोई चीज लेनी हो। तीनों बहनें माँ की जगह भैया के पास ही भागी चली जाती थीं। इसी तरह अपना सुख दुख, आक्रोश और आवेग बांटते दिन गुजरते रहे और वे सब भी बचपन लांघ कर जवानी की तिहरी पर आ खड़े हुए। पापा ने पिंकी दीदी की शादी तय कर दी। साधारण कद काठी और शक्ल सूरत वाली बड़े जीजा जी पटना विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते थे। पटना में उनका हवेली नुमा मकान और पद प्रतिष्ठा को देख पापा ने झट से उनके साथ पिंकी दीदी की शादी तय कर दी थी। लेकिन शादी के बाद जब भी पिंकी दीदी ससुराल से आती, उनकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी उदासी और मायूसी नजर आती, जिसे वो बेवजह ही हंसी में छुपाती रहती। इसी दौरान एक ट्रेनिंग के सिलसिले में मीनाक्षी दीदी को पटना जाना पड़ा। यह सोचकर वह बेहद खुश थी कि पिंकी दीदी के साथ ढेर सारी बातें और मस्ती करने का मौका मिलेगा। लेकिन वहां पहुंचकर उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। उसे अब जाकर एहसास हुआ था कि पिंकी दीदी के चेहरे की रौनक और आंखों की चंचलता क्यों गायब हो गई। बड़े जीजाजी जैसा नीरस और क्रोधी व्यक्ति उसने पहले कभी नहीं देखा था।
हर समय पिंकी दीदी उस चिड़चिड़े आदमी के इशारों पर नाचती रहती। फिर भी उन्हें पत्नी में कोई गुण ही नजर नहीं आता, बस कमियां ही कमियां निकालते रहते। लेकिन पिंकी दीदी की सहन शक्ति का जवाब नहीं था, जो चुपचाप सब सुनती रहती। जिस दिन मीनाक्षी को पटना लौटना था, पिंकी दीदी उसे बार बार समझाती रही कि मम्मी पापा को कुछ मत बोलना। उनकी बातें सुनकर वह झुंझला पड़ी थी। दीदी, आपने तो आज्ञाकारी बेटी बनने की हद पार कर दी। आपका यूं घुट घुट कर जीना मेरी आत्मा को कम छलनी नहीं करता है। कितना अच्छा होता अगर आप सुरजीत के लिए अपने हृदय के द्वार खोल देती। चौंकिए मत, क्या मैं नहीं जानती कि आपकी सहेली का देवर सुरजीत आप पर जान छिड़कता था। आप भी उसे कम प्यार नहीं करती थी, फिर भी उसे अपने आसपास भी फटकने नहीं दिया। क्या दोष था सुरजीत का? यही कि वह हमारी जाति का नहीं था। पर आपको इस बात की ज्यादा चिंता थी कि मम्मी पापा की इज्जत पर कोई आंच ना आए। मैं तो कहती हूँ, अगर आप सुरजीत के साथ भाग जाती तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। कम से कम आप तो चैन से रहती। पिंकी दीदी ने आगे बढ़कर झट से अपना हाथ मीनाक्षी के मुंह पर रख दिया था, पर उनकी आंखें भर आई थी। टूटे सपनों का दर्द जैसे उनकी आंखों से पिघल रहा हो। हमेशा से महत्वाकांक्षी रही मीनाक्षी दीदी की शादी पापा ने काफी ऊंचे खानदान में की थी। निर्मल जीजा जी शहर के बड़े बिजनेसमैन थे और इकलौती संतान थे। इस रिश्ते से सभी लोग बेहद खुश थे। मीनाक्षी दीदी की सास यशोदा जी भी सुंदर, संस्कारी और पढ़ी लिखी बहू पाकर निहाल थी। लेकिन मीनाक्षी दीदी ने जब एक के बाद एक 2 बेटियों को जन्म दिया तो उनकी सासू माँ का रवैया ही बदल गया, क्योंकि वंश चलाने के लिए उन्हें बेटा चाहिए था। फिर शुरू हुआ एक के बाद एक गर्भपात का सिलसिला। किसी को भी ना उनके जर्जर होते शरीर का ख्याल था, ना ही छलनी होती दिल का। कभी समझौता नहीं करने वाली मीनाक्षी दीदी की जिंदगी ही समझौता बन गई थी। कई गर्भपात के बाद जब बेटा हुआ तो उसे संभालने की शक्ति उनमें नहीं बची थी। उनके बेटे को तो उनकी सासू माँ ने संभाल लिया, लेकिन वे खुद अनीमिया के साथ मलेरिया का प्रहार झेल नहीं सकी और अपने नवजात शिशु को छोड़ पंचतत्व में विलीन हो गईं। दोनों बहनों के दारुण दुख ने संगीता का हृदय तार तार कर दिया और उसने शादी ना करने का फैसला कर लिया। घर के लोग समझाते रहे, पर वह अपनी जिद पर अड़ी थी। एमएससी करने के बाद वह रिसर्च में पूरी तरह डूब गई। वहीं उसकी मुलाकात संजीव से हुई। निश्चल मन का संजीव काफी सुलझा हुआ इंसान था। संगीता की हर तरह की उलझन को सुलझाते सुलझाते वह खुद ही उसके प्यार में उलझता चला गया, जिसका आभास संगीता को भी जल्द ही हो गया। संजीव के प्यार और निष्ठा ने संगीता के शादी ना करने के फैसले को यह जानते हुए भी बदल डाला कि संजीव विजातीय है। संजीव से शादी करने के उसके फैसले की जानकारी होते ही घर में जैसे भूचाल आ गया।
पापा से ज्यादा तो दिनेश भैया तिलमिला उठे थे। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी जो इस शादी के लिए इजाजत मांगने आ गई? अगर तुमने संजीव से शादी करने की बात भी सोची तो तुम्हारी जान ले लूंगा। मजबूर होकर संगीता और संजीव ने कोर्ट में शादी कर ली और उसके साथ ही मायके से उसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। कभी वह भैया की सबसे लाडली थी, लेकिन वही भैया उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले में उसका साथ देने की बजाय दुश्मनों सा व्यवहार कर रहे थे। न पहले हुए दोनों शादियों से सीख ली, न अपनी छोटी बहन के मन को समझने की कोशिश ही की। पूरे परिवार में एक माँ ही थी जो सिर्फ इतना जानकर कि उसकी बेटी सुखी दाम्पत्य जीवन जी रही है, इस शादी से पूरी तरह संतुष्ट थी। शादी के 12 वर्ष बीत जाने पर भी संगीता को अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ। संजीव के परिवार वालों ने उसे हमेशा मान सम्मान दिया। उसके दोनों बच्चे मसूरी में उसके देवर की देखरेख में पढ़ रहे थे। उसके जीवन में सब कुछ ठीक था। फिर भी मन के एक कोने में अपनों को दुखी करने का अपराध बोध जब तब तक्षक की तरह फन उठा उसके मन को डसने लगता। तभी कॉल बेल की आवाज सुन उसके भटकते मन पर लगाम लगी। वह दरवाजे की तरफ लपकी। संजीव ने अंदर आते ही मुस्कुराते हुए उसके हाथों में लिफाफा थमा दिया। वह लिफाफा थामे बेडरूम में आ गई। संजीव से चाय तक पूछने का उसे होश नहीं रहा। बस जल्दी से पत्र खोल पढ़ने बैठ गई। संगीता, आशीष, समझ में नहीं आता किस मुंह से तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। जिस समय तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख तुम्हें समाज के कुटिल कटाक्ष से बचाना चाहिए था, उस समय मैं खुद तुम्हारे विरुद्ध विषमन कर अपना चेहरा उज्जवल कर रहा था। मेरे ही कारण तुम अपने ही घर में पराई हो गई। कई अपमान वे दर्द झेले। अगर आज तुम मुझे क्षमा ना भी करो तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। माँ ने तो वैसे भी तुम्हें कभी दोषी नहीं माना। माँ के जाने के बाद मेरे पापा की आंखों में भी पल पल तुम्हारा इंतजार देखा। फिर भी मम्मी पापा ने अपने बेटे और अपने बुढ़ापे के एकमात्र सहारे का कभी विरोध करने का साहस नहीं किया। कहते हैं जो किसी से नहीं हारता वो अपनी ही संतान से हार जाता है। मम्मी पापा के बाद अपनी ही संतान से हारने की बारी मेरी थी। मेरी बेटी श्वेता ने मुझे लाकर उसी दौराहे पर खड़ा कर दिया जहां लाकर कभी तुमने हमें सबको खड़ा कर दिया था। उसने तो साफ साफ यह भी कह दिया कि अगर मैं बदलते समय के साथ नहीं बदलूंगा तो अकेला रह जाऊंगा। कभी बड़ी निष्ठुरता से अपनी बहन का त्याग करने वाला भाई एक पिता के रूप में अपनी ही बेटी के आगे विवश हो गया। जब उसने मेरी रूढ़िवादी सोच की धज्जियां उड़ा दी तब मेरी समझ में आया कि मेरे हाथों कितना बड़ा अन्याय हो गया। अब अक्सर ही माँ की कातिल दृष्टि की याद मुझे सहमा जाती है। इस पत्र के साथ श्वेता की शादी का कार्ड भी है। अगर तुम और संजीव मुझे माफ कर सको तो सारी प्रताड़ना, अपमान और उपेक्षा को भुला अपने पूरे परिवार के साथ श्वेता की शादी में अवश्य आओ।
अगर माफ़ ना भी कर सको तो भी पापा की प्रतीक्षा करती आँखों का ख्याल करके जरूर आओ। तुम्हारे इंतज़ार में तुम्हारी भैया। शादी के कार्ड पर फ़ोन नंबर लिखा था। संगीता के हाथ खुद ब खुद नंबर डायल करने लगे। हेलो, भैया की आवाज़ थी। सुनते ही संगीता की जुबान जैसे तालू से चिपक गई, लेकिन भैया उसकी चुप्पी से ही ताड़ गए। कौन? क्या संगीता? हाँ, मुश्किल से एक शब्द निकल पाया। क्या तुमने मुझे माफ? ये क्या भैया, भाई बहन के बीच माफी जैसे शब्द कहाँ से आ गए? ऐसा बोलकर एक बार फिर आपने मुझे पराया कर दिया। मेरे भैया मुझसे माफ़ी मांगे, यह तो मुझे कभी भी मंजूर नहीं होगा। आप तो हमेशा डांटते हुए ही अच्छे लगते हैं। आज भी आप मुझे डांटकर अधिकार से बुलाइए। देखिए मैं कैसे सिर के बल दौड़ी चली आती हूँ। तभी उधर से भैया की आवाज़ आई। ज़्यादा 3-5 मत कर, जल्द से जल्द पहुँच, ढेर सारे काम पड़े हैं। भैया की मीठी डांट सुन आंसुओं के सैलाब के बीच भी संगीता हंस पड़ी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? आपके इस कहानी पर क्या विचार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।